हो जाए एक बार बिजनौर क्षेत्र के लिए, तो मोटा मोटी इस रिपोर्ट के जरिए आपने समझ लिया होगा कि बिजनौर की खासियतें क्या कुछ है। लेकिन आज इस अधिवेशन में विस्तार से हम बात करेंगे बिजनौर की तमाम परेशानियों और यहाँ की चुनौतियों के बारे में। लेकिन उससे पहले नगर पालिका अध्यक्ष बिजनौर की रुखसाना परवीन जी हमारे बीच में हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका मंच पर। जोरदार तालियां एक बार रुखसाना जी के लिए हो जाएं और मैं अरविंद जी से दरख्वास्त करूंगी कि बुके देकर मैम को सम्मानित करें। मैम प्लीज। अब मैं रुखसाना जी से गुजारिश करूंगी कि वो अपना स्थान एक बार फिर से नीचे ग्रहण कर लें। तो चलिए सत्र की शुरुआत करेंगे। पहला सत्र बेहद महत्वपूर्ण है और जिसका नाम है कोरोना काल के बाद जो तमाम प्रशासनिक चुनौतियां आई उसको कैसे पार किया गया और आने वाले समय में उसको लेकर रोड मैप क्या कुछ तैयार किया गया है। उस पर ज्यादा बातचीत के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक दोनों ही मेहमान हमारे बीच में हैं और सत्र की शुरुआत करेंगे। अरविंद जी, ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद रंजना। शानदार शहर। मैं समझता हूं कि कल जब मैं यहाँ उतरा मैंने साफ सफाई यहाँ पे देखी और बहुत सारी व्यवस्था बेहतर देखी, लेकिन कुछ सवाल मेरे मन में थे। खास तौर पे ट्रैफिक को लेके मेरे मन में सवाल था कि कितने सारे एक्सीडेंट यहाँ होते रहते हैं और मैंने इस बात की चर्चा भी डॉक्टर साहब से की। मेरे मन में सवाल था, लेकिन वो ट्रैफिक वाला सवाल हम लोग शुरू करें। एक बार सब लोग सारे लोग जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि दो ऐसे अफसर आपके बीच में बैठे हुए हैं जो अपने कामों के लिए जाने जाते हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि किसी ज़िले का विकास तभी हो सकता है जब वहाँ पे अच्छे अफसर हों। बहुत सारे हमारे बीच में छात्र बैठे हुए हैं जो जीवन में अफसर बनने का सपना देखते हैं और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इस बात से सीख लेनी चाहिए कि आखिर अफसर कैसे बनते हैं। और अभी एक बड़ी योजना सरकार ने शुरू की है जिसमें वो बच्चे जो गरीब हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनको कौन पढ़ाएगा? जिले के कप्तान और जिले के जिलाधिकारी। तो मैं समझता हूं कि इस योजना की शुरुआत इस सरकार ने की है। तो अगर किसी का अफसर बनने का सपना है तो इसके जरिए पूरा किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। मैं समझता हूं कि बहुत कठिन चुनौती से आप लोग इधर गुजरे हैं कोविड में। आप दोनों लोग माइक उठा लें और मैं समझता हूं बारी बारी से आप लोग सवाल करता हूं। रमाकांत जी, मुझे ये बताइए कि कोविड की बड़ी चुनौती थी, क्या योजना आपने ऐसी बनाई बिजनौर के लिए जिससे कि बिजनौर बहुत चर्चा में नहीं रहा, सब आराम से शांतिपूर्वक गुजर गया? और अब एक बार फिर से जब कोविड का चैलेंज आपके सामने आ रहा है, आप देख रहे हैं कि संख्या, अभी आज मैंने लखनऊ का पढ़ रहा था तो वहाँ पे नंबर्स बहुत बढ़ गए हैं। बिजनौर की क्या स्थिति है? क्योंकि अब आप देखिए कि लोग जो है वो कहीं ना कहीं थोड़े कैजुअल हो गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात भी हम करें, मास्क लगाने की हम बात करें या सैनिटाइजर से हाथ को सैनिटाइज करने की बात करें, वॉश करने की बात करें, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पूरा जो पिछला साल रहा है जी, पूरे संसार में, देश में, प्रदेश में और इस ज़िले में भी कोरोना से प्रभावित रहा। जी। हम लोग जनपद बिजनौर में इसको बेहतर तरीके से प्रबंधन इसका कर पाए, इसका बहुत सारा श्रेय तो यहाँ की जनता को जाता है। देखिए, कोविड रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना, मास्क लगाना, डिस्टेंस मेंटेन करना और सैनिटाइज़र वगैरह का प्रयोग करना, जब तक हमें जनता का सहयोग नहीं मिलता, हमारा प्रशासनिक तंत्र या पुलिस तंत्र कितना भी प्रयास करे वो संभव नहीं होता। चुनौती विशेष रूप से ये थी कि बिजनौर एक बड़ा क्षेत्रफल में बड़ा ज़िला है और ज़्यादातर क्षेत्र देहात का है। तो देहात में उसके लाभ भी हैं कि देहात में सोशल डिस्टेंसिंग सामान्य तौर पर यूं ही मेंटेन होती है कृषि कार्यों में। तो बड़े शहर न होने के कारण थोड़ा आसानी ज़रूर थी। शहरों में इसमें कोविड रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर मेंटेन करने के लिए हमको प्रयास करना पड़ा। हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम, पुलिस विभाग की टीम और हमारे प्रशासनिक तंत्र ने इसमें, और मीडिया के लोगों का भी हमको सहयोग मिला है। तो उस वजह से इसमें जिस कम स्तर पर हम इसको मेंटेन कर पाए, इन सब का योगदान रहा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे याद है आप इसके पहले मिर्ज़ापुर में थे, वो हमारा ज़िला है, इस नाते भी थोड़ा
आपसे और भी बात करने की इच्छा हुई थी, क्योंकि जब तक आप हमारे जिले में थे हमारी आपकी बातें बड़ी कम हुई। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, जिस समय आप आए थे यहाँ पे, एकाएक आते ही चैलेंज आपको मिल गया। कोविड तो था ही, उसके अलावा भी बहुत सारे चैलेंजेस थे, तो कैसे पार पाए? आपने क्या मैकेनिज्म इस्तेमाल किया आते ही? जो कोविड का चैलेंज था वो तो पूरे जिले नहीं, प्रदेश नहीं, देश नहीं, पूरे विश्व का था। जी जी। और उसमें 1 साल करीब हो गया, और 1 साल में सभी तंत्र ने और सभी लोगों ने लड़ने की तरकीब सीख लिया और बचाव के रास्ते अपना लिए। और जो सबसे बड़ी बात थी, जो डर और भय था, वो खत्म हो गया, और सिस्टम में, सरकार में, व्यवस्था में लोगों का विश्वास बढ़ गया। विश्वास इस सेंस में बढ़ गया कि जो कोविड-19 के इंजेक्शन या जो मेडिकल साइड से जो गाइडलाइन दी गई थी, उसके पालन करने पर इसको हम दूर कर सकते हैं। हमारे किचन स्ट्रांग हुए, हमारे व्यायामशाला स्ट्रांग हुए, हम अपने प्रति जागरूक हुए, और सरकार ने जो व्यवस्थाएं की मेडिकल साइड से, उससे ज़्यादा जो जागरूकता का अभियान है ये जन जन तक पहुंच गया है। जो पुनः दिखाई दे रहा है कि ये वेव आ रही है, आने वाली है, उसके प्रति सारी जनता, सारे लोग, पूरा शासन प्रशासन सब सिस्टमेटिक तरीके से जागरूक है। और इस ज़िले में जब आया तो वो वेव चल रही थी, स्वयं जो अन्य समस्याएं थीं, अपराधी लोगों के बीच में जो थोड़ा सा एक सामाजिक, थोड़ा सा पुलिस प्रशासन के प्रति जो विश्वास की कमी नज़र आ रही थी, तो जिलाधिकारी महोदय से डिस्कस करके यहाँ के प्रशासनिक लोगों से कि यहाँ के बताया गया कि अब 45 लाख पॉपुलेशन हो जाएगी, तो सबको साथ में लेकर के, सबको विश्वास में लेकर के कि हम लोग आपके लिए हैं, हम भी एक रिसोर्स हैं, डीएम एसपी या जितने विभाग है एक संसाधन है, ये सारे संसाधन आपके लिए है। लोगों के बीच में त्योहारों के दौरान लोगों से वार्ता करने का अवसर मिला, और भिन्न भिन्न अवसरों पर, और किसान आंदोलन के समय भी अवसर मिला। लोगों का इंटरेक्शन काफ़ी बढ़ा, और प्रशासन में, जनता में काफ़ी अच्छा व्यवहार और विश्वास कायम हुआ। डॉक्टर साहब, ये बताइए मुझे, मैं भी देख रहा था सवेरे, जब मैं यहाँ आने से पहले मैंने सोचा कि कुछ आप लोगों के बारे में पढ़ूँ, तो मैंने देखा कि गंगा की एक बड़ी योजना के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पे खुद आए थे, और ये तय हुआ था कि 1038 गाँवों से जो है योजना जहाँ जहाँ से गुजरेगी, सरकार की कोशिश होगी कि वहाँ के लोगों को रोजगार मिले और गंगा निर्मल हो। लेकिन मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था अभी, यूपी पीसीबी की रिपोर्ट, जो कि 2018-2020 की रिपोर्ट है, उसमें 30 में से 28 जो नमूने लिए गए थे जगहों पे, उसमें उसकी स्थितियाँ खराब थी, बीओडी की भी हालत खराब थी। आप मुझे ये बताइए, फिलहाल अभी आज की क्या स्थिति है? देखिए, बिजनौर गंगा और रामगंगा के बीच का क्षेत्र है जी। सारी खेती, सारा जनजीवन यहाँ गंगा और रामगंगा से प्रभावित है, विशेष रूप से गंगा जी से प्रभावित है जी। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में गंगा बिजनौर में ही सबसे पहले प्रवेश करती है जी। और हमारे ज़िले के 23 गांव गंगा के तट पर हैं। कोई बड़ा शहर गंगा के तट पर नहीं है, बिजनौर भी 10-12 किलोमीटर दूर है जी। हमारा प्रमुख दायित्व ये बनता है कि चूंकि पहला ज़िला है प्रदेश का जिसमें गंगा जी प्रवेश करती हैं, और हरिद्वार से हमको स्वच्छ जल, स्वच्छ निर्मल गंगा मिलती हैं जी। तो उसके बाद हम आगे दूसरे ज़िले में, अमरोहा में या मेरठ में, जहाँ से ये यहाँ से गंगा जी जाती हैं, तो स्वच्छ निर्मल अविरल गंगा जल गंगा जी को हम यहाँ से दूसरे जनपद में जो प्रवेश करती हैं वहाँ पहुँचाएँ। हमारा जो जनपद है उसमें कोई बहुत बड़े उद्योग ऐसे नहीं हैं जो पॉल्यूटेंट, यानी जिनसे पोल्यूशन बढ़ता हो। चीनी के उद्योग हैं जो गंगा जी से दूरी पर हैं, और कुछ पेपर मिल्स हैं। हम लोगों ने ये इंश्योर किया है कि कोई भी उद्योग का, किसी भी उद्योग का पानी गंगा जी में न तो जाने पाए, और यदि जाता है तो बिना ट्रीटमेंट के न जाने पाए। जनपद बिजनौर का जो सीवरेज का, यानी सिविल वाटर है, सीवरेज तो मैं नहीं कहूँगा उसको, ये जो पानी शहर का है, ये भी, इसके लिए एक हम लोगों ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सरकार की तरफ से बनवाया गया है, और जनपद बिजनौर, जिला शहर बिजनौर का भी जो पानी है वो ट्रीटमेंट के बाद ही गंगा जी में जाता है। हमारे जितने नाले हैं, हम किसी में बिना ट्रीटेड पानी गंगा में तो नहीं जाने नहीं, देते। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो सारी व्यवस्थाएं हुई हैं, वो क्या इस सरकार में हुई है, आप लोगों ने की है, या पहले से हो रही?
देखिए, कुछ काम पहले भी हुआ जी। लेकिन परिणामजनक काम जो है, जिसमें जैसे ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, इसकी शुरुआत और 100% ब्लॉक करना नालों को कि किसी भी तरीके से गंगा में पानी न जाने पाए। जो गंगा मिशन चल रहा है, निर्मल गंगा के लिए हम लोग काम करते रहते हैं, एनएमसीजी की तरफ से है, तो ये काम विगत 2-3 वर्षों में हुआ है, हम लोगों ने किया है। जी। डॉक्टर साहब, मैं आ रहा था तो मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, खासतौर पे एक्सीडेंट को लेके। बिजनौर में एक्सीडेंट को लेके इसकी बड़ी चर्चा रही। आपने यहाँ आने के बाद ऐसे कौन से काम या ऐसी कौन सी योजनाएं बनाई जिससे इस पे नियंत्रण पाने में आपको सफलता मिली? दुर्घटना और दुर्घटना में मृत्यु वाकई एक ऐसी समस्या है जिस पर लोगों का और जो प्रभावित होते हैं यहाँ के लोगों का भी ध्यान कम जाता है। बताया कि यहाँ चीनी मिल 9 है, उसकी वजह से भी होता है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से वार्ता करके चीनी मिलों के द्वारा और ट्रैफिक के विभाग से कि उनको जो रेडियम ट्रकों पर, गन्ने पर, गाड़ियों पर चिपकाया गया, प्राइवेट लोगों पर भी, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण कारगर नहीं हुआ। जब हम लोगों ने एनालिसिस किया तो ट्रकों से एक्सीडेंट होने की या मरने वालों की संख्या कम है, जबकि बाइक से बाइक टकरा गया, बस से टकरा गया, जो कि ट्रेंड रोडवेज और जो स्कूल बस जो कि ट्रेंड होते हैं, तो इसमें लापरवाही बहुत बड़ा कारण है। इसके लिए ट्रैफिक माह जो पुलिस की तरफ से चलाया जाता है, ट्रैफिक सप्ताह, ये सफिशिएंट नहीं है। रोड सेफ्टी 1 महीने का शासन की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से 1 महीने कार्यक्रम चला है। जागरूकता का कार्यक्रम शासन की तरफ से कई कार्यक्रम चलाए गए। जब तक जन जन में विश्वास नहीं होगा, जब एग्जाम देने के लिए लड़के निकलते हैं तो माँ दही और गुड़ खिला करके भेजती हैं, तो क्यों नहीं जब बाइक पकड़ता है लड़का तो उनके माँ या बच्चे अपने बाप को या जो भी बाइक निकलता है उनके परिवारीजन उसी भाव से उनको विदा किया करें। सड़क पर इतने लापरवाह तरीके से चलते हैं कि इस पर नियंत्रण आवश्यक है। ईश्वर की कृपा से यहाँ की सड़कें अच्छी हैं और ये तो मैं नहीं कह सकता कि एक्सीडेंट के जिम्मेदार सड़कें हैं, लेकिन शराब, हमारी लापरवाही और मोबाइल में, ये सब लापरवाही के ही कारण हैं। तो इस पर जब तक हम ध्यान नहीं देंगे तो एक्सीडेंट पर रोकना मुश्किल होगा। क्यों नियम कानून से दंड का चाहे जो प्रोविज़न कर दें, उससे एक आक्रोश बढ़ता है, लेकिन नियंत्रण जब तक हम अपने अंदर से वो संस्कार नहीं लाएंगे, इसको संस्कार में कन्वर्ज करने की आवश्यकता है। भाई देखिए, एक बात तो आप लोग सभी लोग यहाँ प्रण करिए कि आपके परिवार में जो लोग भी निकले, मोटरसाइकिल से निकले, कार से निकले या जिस भी साधन से निकले, ये आप सब लोगों की जिम्मेदारी है। जो बच्चे यहाँ बैठे हैं और उन सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि कम से कम अगर मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो हेलमेट लेके भेजें उनको, नहीं तो सवाल पूछो उनसे। और अगर बिना बेल्ट के जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उनसे कहिए कि कार में बैठे, गाड़ी में बैठे तो बेल्ट लगाएं, क्योंकि ये उनकी ज़िंदगी का सवाल है। और ज़िंदगी आपको ईश्वर ने ऊपर से भेजा है इसलिए क्योंकि आप अच्छे काम करें समाज के लिए और अपने लोगों के लिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिजनौर में एक्सीडेंट का बहुत बड़ा आंकड़ा है। मैं समझता हूँ कि इसमें प्रशासन की जिम्मेदारी तो है ही, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ कि इस बार जब आप लोग यहाँ से जाएंगे तो सभी अपने जो लोग हैं उनको एक बार कम से कम कहेंगे। और मेरा मानना है कि बिना आपके सचेत हुए शायद हम उसको सुधार या आप लोग उसको सुधार नहीं कर सकते। सर, मैं एक और भी पांडे जी आपसे सवाल था। एक तो रेलवे को लेके कुछ लोगों से हमारी जो आई, तो मैं जनता से मैंने बात करना शुरू किया कि भाई यहाँ पे कौन कौन से ऐसे बड़े इश्यूज हैं जिस पे बात करनी चाहिए। उसमें लोगों ने हमसे कहा कि रेलवे की ऐसी कोई प्रोमिनेंट ट्रेन नहीं है जिससे कि कोई व्यक्ति दिल्ली या लखनऊ चला जाए, तो इसके लिए आप लोगों की तरफ से क्या अलग से कोशिश की गई? देखिए, पूर्वी भारत से या दक्षिण के इलाके से जो भी ट्रेन्स जाती हैं, उत्तर भारत को, पंजाब को, हरियाणा को, जम्मू को, चंडीगढ़, ये सारी ट्रेन्स जो हैं वो पास होती हैं हमारे धामपुर, नगीना, नजीबाबाद से। और ये 100 बरस से भी ज़्यादा समय से मेन लाइन रही। कुछ ऐसी स्थिति है कि बिजनौर शहर प्रॉपर जो है इस मेन लाइन से थोड़ा दूर हटकर, करीब 30 किलोमीटर दूर हटकर पड़ता है। लेकिन बिजनौर शहर से भी एक रेलवे लाइन पास होती है जो बिजनौर, चांदपुर, सियाओ और उधर अमरोहा होते हुए जाती है। ये लाइन, इस पर मेजर ट्रेन्स नहीं हैं और इसका मूवमेंट उतना
बिजी नहीं है जितना हमारी मुख्य लाइन का है, जो धामपुर नगीना वाली लाइन है। जी। बावजूद इसके दिल्ली से लेकर कोटद्वार तक ये जो हमारी नई एक गाड़ी अभी चली है और उससे पहले भी कोटद्वार एक्सप्रेस चलती रही है, ये ट्रेन्स रही हैं। आवश्यकता ज़रूर है कि इस लाइन को भी और ट्रेन से सुसज्जित किया जाए। ट्रैफिक दिल्ली से लेकर कोटद्वार तक उतना नहीं है, या दिल्ली के बिजनौर तक का चूँकि घूम करके आती है, ये गजरौला साइड से होकर के थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है और रोड डिस्टेंस। मैं सर आपसे ये समझना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों की तरफ से कोई कोशिश की गई है, ऐसा कोई प्रपोजल भेजा गया है आपके जो यहाँ पे मिनिस्टर हैं, जो सांसद हैं, जो भी लोग हैं, क्या जनता की ये जो फरियाद है, जो मांग है, उस पर कोई कार्रवाई हुई है? जनता की तरफ से ये मांग है और ये मांग हम जनप्रतिनिधियों को पहुंचाते रहते हैं। हमने कहा भी है कि बिजनौर जो रेलवे स्टेशन है उसका सुदृढ़ीकरण, उसकी आवश्यकता है और इस इलाके में और इस रूट पर ट्रेन्स बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, ताकि इस क्षेत्र के लोगों को भी, जो मेन लाइन के लोगों को सुविधा उपलब्ध है, वो सुविधाएं उपलब्ध हो सके। हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं। जनता के बीच से सवाल, रंजना कोई सवाल पूछना चाहता है तो पूछे। बच्चों, आप लोगों के मन में कोई सवाल नहीं है? इतने सारे लोग बैठे हैं, किसी के मन में सवाल ही नहीं है? कोई तो हाथ उठा दो भाई। कोई नहीं, कोई सवाल नहीं है? माइक दीजिए भाई। भाई कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, आज दें, पूछिए आप सवाल। हेलो, अभी पूछो रंजना, वो लास्ट में किसको सवाल पूछने दीजिए भाई। हाँ, आ जाओ पूछो। क्या जवाब है? पूछो। सर, माय नेम इज साहिल अग्रवाल फ्रॉम विवेक कॉलेज बिजनौर। जी सर, मेरा सवाल यह है, बिजनौर में अगर नई फैक्ट्री लगाई जाए तो वो कैसे लगाई जाए? नई फैक्ट्री लगानी है आपको? यस सर। बहुत बढ़िया सर। आपके यहाँ तो ओडीओपी से लेके वन डिस्ट्रिक्ट वन क्या बोलते हैं, एमएसएमई की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, इनको बता दीजिए। आप मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग के छात्र रहे हैं और अब फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। नहीं, आप Yes, किसके sir. छात्र हैं? आप इंजीनियरिंग के छात्र हैं? सर, मैनेजमेंट के स्टूडेंट। मैनेजमेंट के छात्र रहे हैं और किस चीज की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं? सर, मैं टी पैकेजिंग की। पैकेजिंग की? टी पैकेजिंग की। टी पैकेजिंग की, चाय को, चाय के पैकेजिंग की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। देखिए, आप जानते हैं चाय का उत्पादन बिजनौर में नहीं होता, दूसरी जगह से ला करके पैकेजिंग का काम है। सरकार की तरफ से यदि आपको कोई इसमें पूंजीगत सहायता चाहते हैं, यानी कोई लोन चाहते हैं, तो हम आपको लोन की व्यवस्था करा सकते हैं। बहुत बढ़िया। कौशल बढ़ाना चाहते हैं, यानी ट्रेनिंग चाहते हैं कि इस व्यवसाय में क्या क्या जरूरत पड़ती है ज्ञान की, तो उसकी हम व्यवस्था करा सकते हैं। और लिंकेजेस चाहते हैं, यानी आप यहाँ इस चीज़ को कहाँ से मंगाएंगे, कैसे पैक करेंगे और कैसे बेचेंगे, तो इन चीज़ों के लिंकेजेस की भी व्यवस्था हम आपको, इसके कंसल्टेंसी की सेवा हम उपलब्ध करा सकते हैं। हमारे अधिकारी जो उद्योग से संबंधित हैं वो, और आवश्यकता अनुसार हम विशेषज्ञों से आपको इसमें सलाह दिला सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। बहुत बढ़िया भाई, एक बार जोरदार ताली बजाइए डीएम साहब के लिए, बहुत ही बढ़िया। एक और सवाल अरविंद जी यहाँ पर है, कोई और सवाल बीच में से अगर आप कोई भी एज अ स्टूडेंट, देखिए संकोच करने की अगर आने वाले समय जरूरत में नहीं है, मन में जो सवाल है पूछिए, पूछ सकते हैं। पूछो। कोई बात नहीं रंजना, कोई बात नहीं। ठीक, कोई इधर से? अच्छा हाँ, अच्छा, he wants to एकदम ask. प्लीज पूछो। आपका नाम बताया सब? मैम, माय नेम इज़ नंदिनी चौहान और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि सर, मैं माइक्रोबायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो सर हमें, हमारे लिए रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए। तो सर हमें रिसर्च के इंस्टीट्यूट के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो क्या आगे के लिए क्या प्लान है कि हम, मतलब कि हमारे लिए कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट की यहाँ पे की जाए? शिक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा सर, सवाल है कि उच्च यहाँ के शिक्षा को लेके छात्र-छात्राओं इनका को- सवाल है जी। सर। रिसर्च को लेके तो बहुत सारी योजनाएं आप लोग, ये जानकर, ये सुनकर बड़ा अच्छा लगता है कि बिजनौर जैसे रूरल यानी देहात के जनपद में माइक्रोबायोलॉजी के रिसर्च के संबंध में बच्चे बात करते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बड़ी अच्छी बात है। ग्रेट। देखिए, बैठ जाओ आप। जो शुरुआती शिक्षा है, चाहे वो इंटरमीडिएट तक हो या उसके बाद ग्रेजुएशन की हो, इसके लिए तो पर्याप्त संख्या में संस्थाएं यहाँ उपलब्ध हैं। यहाँ डिग्री कॉलेज हैं, आप वहाँ से ये शिक्षण संस्थाएं हैं, उनसे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आप जान रहे हैं, एक मेडिकल कॉलेज यहाँ नया बिजनौर में वर्तमान सरकार के समय में ये खुल रहा है। यहाँ एक स्वाहिड़ी स्थान है, वहाँ पर नया मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। वहाँ नई नई चीज़ें आएंगी। अभी थोड़ा सा उसमें वक्त लगने वाला है, लेकिन
ये व्यवस्था वहाँ भी रहेगी कि मेडिकल के क्षेत्र में नई रिसर्चेस कैसे हो सकती हैं। ये कि आसपास के इलाके में कहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी के रिसर्च की व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं, ये कंसल्टेंसी हमारे जो आपके विद्यालय के लोग हैं वो भी दे सकते हैं, या हमारे पास आकर के अगर आप ये जानकारी जानना चाहेंगे हमारे विकास विभाग में, तो जो एम्प्लॉयमेंट वाले लोग हैं वो भी आपको बता सकेंगे कि आसपास कौन सी संस्थाएं हैं जहां ये शिक्षा आप प्राप्त कर सकते हैं। बिजनौर में माइक्रोबायोलॉजी के रिसर्च की अभी व्यवस्था नहीं, मैंने आपको बताया मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, फिर धीरे धीरे ये चीजें, ये रास्ते खुलेंगे। लेकिन भविष्य उज्जवल है, भविष्य उज्जवल है, और आप लोग डीएम साहब के यहाँ जा के पूछ सकते हो। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है और उनको भी अच्छा लगा और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि नहीं, लोग इतने जागरूक है कि नहीं रिसर्च को, क्योंकि रिसर्च को लेके बहुत सारे सवाल जवाब होते रहते हैं। बहुत सारे लोग पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं, पता चला पुरानी कॉपी जो है वो उसको जिरोक्स करा के जमा कर देते हैं। तो रिसर्च